बट आप लोगों का जहाँ तक है मैंने सुना है कि जो मेजर वर्क होता है मोस्टली इनटू द एक्सरसाइज काइंड ऑफ थिंग। लंग्स में अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कार्डियोवास्कुलर रहेगा, तो मतलब ये भी चीज आप लोग इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ही ठीक करते हैं क्या? रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है हमारे पास जिसके पास हम जा सके कि ये सब प्रॉब्लम बोल सके कि वी आर वेरी मच अंडरपेड ओवर देयर। और आपने इंट्रोडक्शन में एक और चीज कवर की थी कि आप ही के फील्ड के जो एक्सपर्ट्स है वही लोगों की टांग खींचते ताकि ये आगे ना जाए। और मैं एज कम्पेयर टू अदर डॉक्टर्स शायद नहीं बोलूंगा ये चीज़, क्योंकि आई पर्सनली फील एमबीबीएस डॉक्टर्स भी अंडरपेड है। तो एक क्लिनिक ओपन करने के लिए करंट सिनेरियो में एक कॉस्टिंग कितनी लग जाती है? और अगर कॉस्टिंग लग गई है तो डॉक्टर उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कितने सालों में कवर कर सकता है? एक एमबीबीएस डॉक्टर का ये लाइफ देखोगे इंटर्न की, ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट लाइफ। फिजियोथेरेपी, ये वर्ड हमने सुना है और हमने हमारे घर के आसपास क्लिनिक्स भी देखी है इससे रिलेटेड, और हमें उसके बारे में यही पता है कि लाइक यहाँ पे पेन या फिर फ्रैक्चर या फिर रिलेटेड चीज़ों का इलाज होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज के जो हमारे गेस्ट है डॉक्टर यश बोरकर, वो हमें बताएंगे टोटली ब्रेक करके कि व्हाट एग्जैक्टली इज फिजियोथेरेपी और साथ ही में व्हाट इज देयर रियलिटी इन द इंडिया। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्टिंट स्टूडियो। स्टिंट स्टूडियो एक कोवर्किंग स्पेस है जो अपने ऑफिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी अफोर्डेबल रेट में स्पेस प्रोवाइड करती है, जिसके लोकेशंस नागपुर में 3 जगह पे है। एक तिलक नगर पे, दूसरी केटी नगर पे, तीसरी सीताबर्डी पे। फॉर मोर डिटेल्स चेक द डिस्क्रिप्शन। वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि लाइक व्यूअर्स को भी एक आइडिया मिल जाएगा कि लाइक वो आज का वीडियो क्यों देखे। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम डॉक्टर यश बोरकर। मैंने मेरा यूजी कंप्लीट किया हुआ है फ्रॉम वीएसपी कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी विच इज़ लता मंगेशकर हॉस्पिटल इन नागपुर। तो मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है फ्रॉम टीएनएनसी मुंबई, एंड आई जस्ट केम बैक टू माई होम टाउन। एंड रियलिटी ऑफ फिजियोथेरेपी इज बेसिकली इट्स नॉट वेरी मच जितना दिखता है हमें, एंड इट्स लिटिल बिट क्रुक्ड इनसाइड, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट ही फिजियोथेरेपिस्ट का हाथ की नीचे खींच रहे हैं। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ, एंड वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, वी आर बीइंग अंडरपेड। दिस इज वन ऑफ द क्रक्स ऑफ दिस, देख बहुत शॉर्ट में। एंड इट्स फन, फील्ड इज वेरी वेरी फन, बट डिपेंड्स कि आप लोग उसको कैसे परसीव कर रहे हो। इफ आप लोगों का परसेप्शन अलग है तो फिर डिपेंड्स कि आप लोगों का परसेप्शन ही अलग होगा, तो फिर आपको बोर ही लगने वाला है। एंड यस, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस थिंग। ओके, तो आप जैसे हम टॉपिक पे अगर आज बहुत ज़्यादा डीप डाइव करें उसके पहले आप हमें शॉर्ट में बता सकते हैं कि देखिए जैसे मुझे पता है फिजियोथेरेपिस्ट कि अगर मुझे हाथ में पेन हो रहा है, पैर में पेन हो रहा है, फिर आई एम फ्रॉम एनी फ्रैक्चर्ड, तो मुझे ऑर्थोपेडिक या फिर कोई डॉक्टर सजेस्ट करेगा कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, आप थेरेपी लो, ट्रीटमेंट लो, आप ओके हो जाओगे। बस एज अ नॉर्मल पर्सन मुझे सिर्फ इतना ही पता है। इसके बियॉन्ड फिजियोथेरेपिस्ट होता क्या है? ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन, आई गिव यू ब्रीफ अबाउट इट कि एग्जैक्टली फिजियोथेरेपिस्ट के जरिए मैं बताता हूँ कि फिजियोथेरेपी क्या होता है, मतलब एकदम क्लियर आइडिया मिल जाएगा आपको भी। फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली एक एविडेंस बेस्ड साइंस होता है जिसके वजह से, जिसके बेसिस पे हम लोग पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं। डजेंट मीन उसे सिर्फ दर्द हो रहा है करके। मेकिंग पेशेंट इंडिपेंडेंट, दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो हम लोग परसीव कर रहे हैं, जो हम लोग जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। मेकिंग पर्सन टू इट्स अटमोस्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे एक बहुत एक क्रूड एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है तो उसके लिए उसका इंजरी प्रिवेंशन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा। उसके लिए पेन मैटर नहीं करता है, उसके उसका परफॉर्मेंस मैटर करता है। तो परफॉर्मेंस एनहांस करवाना, जो एक गाड़ी को इंजन लगता है, तो इंजन हम लोग बना रहे हैं बेसिकली, जो एक स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पर्सन को लग रहा है बेसिकली। एंड पेन कम करना, दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिसके ऊपर हम लोग मेजर काम कर रहे हैं। हम लोगों का रिक्वायरमेंट आईसीयूज में भी होता है,
I'll be giving you brief about it also, don't worry. एंड ICUs में भी रहेगा, उसके बाद फील्ड्स में भी रहेगा, उसके बाद बहुत सारे जीरियाट्रिक सेंटर्स होते हैं. जीरियाट्रिक्स इज बेसिकली जितने भी ओल्ड एज होम्स वगैरह होते हैं वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है. आजकल स्कूल्स आर ऑल्सो हायरिंग फिजियोथेरेपिस्ट फॉर स्पोर्ट्स डे एंड ईच एंड एवरीथिंग. अभी वो तो बच्चे हैं राइट, उनको भी रिक्वायरमेंट होती है. बहुत सारे चाइल्ड डेवलपमेंटल डिलेज वगैरह हो जाते हैं जिसमें आपने अगर एनोमलीज देखी होंगी जिसमें CP आ जाता है, बेसिकली सेरिब्रल पाल्सी एंड डाउन सिंड्रोम आ जाता है. तो ये सब में भी हम लोग हेल्प करते हैं उनको चाइल्ड को डेवलपमेंट कराने के लिए ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल बेसिस उनका ईजी हो जाता है. एंड यस, दिस इज द ब्रीफ अबाउट इट कि बहुत सारे जगह रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारा जगह, बहुत वास्ट फील्ड है ये. हमें सिर्फ एक थोड़ा सा नैरो आइडिया होता है. बहुत मेजर पब्लिक को भी, ऐसा नहीं कि आपका ही है, बहुत मेजर पब्लिक को भी सिर्फ नैरो आइडिया है कि इट इज ऑल एंड ऑल अबाउट पेन रिलीविंग थिंग. बट इट इज नॉट अबाउट पेन रिलीविंग थिंग. इसमें बहुत मेजर चंक आ जाता है जिसमें हम मेजरली इंडिपेंडेंस के ऊपर भी फोकस करेंगे एंड बेसिकली पेशेंट को जस्टिस देना, दैट्स द ओनली थिंग. जस्टिस लाइक व्हाट? जस्टिस एज इन पेशेंट अगर मेरे पास आ रहा है, हिज डिमांड इज टू गेट पेन फ्री. सो बाय ऑल द मीन्स दैट मैंने जितना भी साल में सीखा हुआ है, मैंने अभी 4.5 साल का UG कंप्लीट किया हुआ है, फिर इसके बाद 2 साल का PG कंप्लीट किया हुआ है. जितना भी मैंने सीखा उसमें, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोथेरेपी, डिपेंडिंग ऑन द मैनुअल थेरेपी, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिव एक्सरसाइज दैट वी आर गिविंग, उसके बेसिस पे मुझे पेशेंट को ठीक करना है. सो दैट इज द जस्टिस फॉर हिम. अगर पेशेंट मेरे पास आ रहा है कि एग्जाम्पल उसे बोलिंग करना है, उसे बोलिंग के टाइप पे पेन हो रहा है, ठीक है, मैंने उसका नॉर्मली पेन तो कम कर दिया, बट अल्टीमेटली उसे जाके वो बार बार हो रहा है. एंड इफ आई एम नॉट एजुकेटिंग हिम प्रॉपरली, देन आई एम नॉट गिविंग जस्टिस टू हिम एज वेल एज फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. क्योंकि अगर वो एजुकेट होगा तो वो खुद भी जाके कभी ना कभी पेन मैनेज करते आना चाहिए. कभी ना कभी हो सकता है कि मैं अवेलेबल नहीं रहूं या फिर कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो वी हैव टू एजुकेट देम प्रॉपरली एज वेल. तो दिस इज द जस्टिस थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो आपने कहा कि आपने UG किया है और फिर आपने मास्टर्स किया उस चीज़ में. अभी देखिए, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ. ओके. हमारे इसमें क्या रहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं. जैसे आप लोगों के इसमें रहते हैं ऑर्थोपेडिक हो गया, कार्डियक हो गया, Yeah. फिर पल्मोनोलॉजिस्ट हो गया. तो आपका भी वैसे एक टाइप रहता है अलग अलग. यस. तो आप में जो मास्टर्स रहता है कंसंट्रेशन, तो आप जैसे स्पोर्ट्स के बारे में बता रहे हो, तो आप यू आर इनटू द स्पोर्ट्स थिंग. मतलब जो मैं फील्ड में हूँ मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी, इट डायरेक्टली डजंट डील विथ स्पोर्ट्स थिंग, बट इनडायरेक्टली हम लोग काम करते हैं. इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, उसके लिए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी अलग से आते हैं. मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ. बेसिकली महाराष्ट्र में 5 मास्टर्स के लिए फील्ड है. फर्स्ट वन इज मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी जो मैंने किया हुआ है. सेकेंड वन इज न्यूरो फिजियोथेरेपी जिसमें मेजरली जितने भी पैरालिसिस वाले पेशेंट आ गए या फिर जितने भी हेमीप्लेजिक पेशेंट आ गए या फिर जितने भी स्पास्टिक, जितने भी छोटे छोटे बच्चे आ गए जो भी चल नहीं पा रहे प्रॉपरली, जो भी स्पास्टिक है या फिर सेरेब्रल पाल्सी है, उन्हें डाउन सिंड्रोम है, उनका डेवलपमेंट हमारे ऊपर रहेगा जो न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट का काम है. थर्ड वन इज कार्डियोवैस्कुलर फिजियोथेरेपिस्ट. बेसिकली ये यहाँ पे ICU का रिक्वायरमेंट मेजरली पड़ता है. जितने भी लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं रिगार्डिंग एनिज्म, उनका एंजियोप्लास्टी हुआ है, उनका CABG हुआ है, ओपन हार्ट सर्जरी बेसिकली, तो इनको भी रिक्वायरमेंट पड़ती है. ठीक है, बिकॉज वी शुड बी नोइंग व्हाट एक्सरसाइजेस वी आर गिविंग, वो क्या लेवल पे रहने चाहिए एंड किस वे में होनी चाहिए वो, राइट. तो उनका रिक्वायरमेंट यहाँ पे आएगा. प्लस कार्डियो रेस्पिरेटरी में कार्डियो कवर कर लिया. अभी रेस्पिरेटरी बेसिकली किसी को भी कोविड में मेजरली जरूरत पड़ी थी इस चीज़ की, राइट. कोविड में क्या हो गया था कि सबको ब्रेथलेसनेस का मेजर प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज हमारे लंग्स अफेक्ट कर रहे थे वहाँ पे. तो हमारा क्या काम होता है वहाँ पे कि हम लंग्स को क्लियर करना, जितना भी सिक्रीशंस वगैरह जमा हो जाते हैं उसको क्लियर करना और उसको ज़्यादा एफिशिएंट वे में वर्क करवाना. दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो हम लोग कवर करते हैं इन कार्डियोवैस्कुलर फिजियोथेरेपिस्ट. फोर्थ वन इज कम्युनिटी फिजियोथेरेपी which plays very important part, जिसमें वुमेन्स हेल्थ आने वाला है. बिकॉज जितने भी ANC PNC आते हैं जो प्रेगनेंसी के पहले होने वाला है, प्रेगनेंसी के बाद आता है, ये सब भी पार्ट कवर होता है उसमें. प्लस मेजर चंक इज जीरियाट्रिक्स एंड इंडस्ट्रियल हेल्थ. जीरियाट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल ओल्ड पीपल. ओके, नॉट ओल्ड बस यंग ओल्ड आ गए उसमें, फिर मिड ओल्ड आ गए, फिर ओल्ड भी आ जाते हैं. इन सबको ट्रीट करवाना. मेजरली क्या हो जाता है कि ओल्ड एज में फैक्टर्स कैसे हो जाते हैं कि वो गिरने लग जाते हैं, राइट. एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो फ्रैक्चर्स के लिए आ जाता है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस भी हो रहा है
बोन हेल्थ कम हो रही है उनकी, एंड गिरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसको प्रिवेंट करवाना, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको ठीक करवाना, उसमें एक कम्युनिटी का पार्ट आ जाता है ये। एंड फिर एक फिफ्थ इज स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। ये सब महाराष्ट्र में अवेलेबल है, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे। बाहर भी अगर लगता है तो बता दूंगा। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी होता है फिफ्थ वन, जिसमें मेजरली यू विल बी डीलिंग विथ प्रिवेंशन, जो भी स्पोर्ट्स को लग रहा है। आफ्टर दैट यू विल बी डीलिंग विथ इंजरीज, जो भी इंजर हो रहे हैं पेशेंट्स या फिर प्लेयर्स जो भी इंजर हो रहे हैं। आफ्टर दैट इट इज ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस एनहांसिंग, राइट, क्योंकि परफॉर्मेंस भी तो रहना चाहिए, सिर्फ दर्द कम करके थोड़ी मतलब है। परफॉर्मेंस जब एनहांस होगा तभी जाके प्लेयर को भी जस्टिस मिलेगा, हमें भी जस्टिस मिलेगा। मतलब ये ब्रीफ है एक 5 फील्ड्स का हमारे। और जो आप लोगों का जो वर्क होता है, ये मोस्टली आपने कहा कि बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है इसमें। यस, आउटकम क्या होता है कि पेशेंट को ठीक करना। यस, बट आप लोगों का जहाँ तक है मैंने सुना है कि जो मेजर वर्क होता है मोस्टली इनटू द एक्सरसाइज काइंड ऑफ थिंग, कि अगर मोबिलिटी पेशेंट की अगर है तो आप उसको एक्सरसाइज से ठीक करेंगे। आपने भी कहा कि लंग्स में अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कार्डियोवैस्कुलर रहेगा, तो मतलब ये भी चीज आप लोग इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ही ठीक करते हैं क्या? यस, देर आर मेनी टूल्स अवेलेबल जिसके थ्रू हम लोग लंग्स की भी एक्सरसाइज करवा सकते हैं। आई गिव यू वन क्रूड एग्जांपल ऑफ इट। स्पायरोमीटर होता है जो 3 बॉल वाला होता है। जब हम इनहेल करेंगे तब 3 बॉल ऊपर जाते हैं, राइट। जब उल्टा करेंगे तब एक्सहेल करेंगे तब 3 बॉल ऊपर जाते हैं, राइट। तो ये एक टूल है जिसकी वजह से हम बेसिकली लंग्स को एक्सरसाइज करवा रहे हैं, राइट। तो दैट इज वन ऑफ द वे। ऐसे भी बहुत सारे ये हो जाते हैं, एक्सरसाइज हो जाते हैं जिसमें मैं अगर सिंपल बात हो, मैं सिंपली अगर हाथ भी ऊपर कर रहा हूँ, मेरे लंग्स अंदर से एक्सपांड हो रही है, राइट। अभी मैं इसके साथ क्या ऐड कर दूंगा, मैं इनहेलेशन अगर ऐड कर दूंगा, मेरे लंग्स ज्यादा एक्सपांड करेंगे क्योंकि मेरे हाथ उसको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इट। अदर देन टूल्स बहुत सारे आ गए हैं आजकल, जिसमें ये आता है ट्रकियोस्टोमी। पता है आपको क्या होता है? बेसिकली ट्रकियोस्टोमी उसे लगता है पेशेंट को जो वेंटिलेटर पे जाता है, यहाँ पे होल करना पड़ता है बेसिकली। एंड क्योंकि पेशेंट खुद सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसे भी अल्टीमेटली ट्रेन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसके लंग्स ऑलमोस्ट काम नहीं कर रहे, जिसके वजह से वेंटिलेटर पे जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन द मोड। बट बेसिकली काम तो कर रहा है, ये समझ सकते हैं। तो उसे भी हमको ट्रीट करवाना है, तो उसके लिए भी ये आते हैं, डिवाइसेस आते हैं जिसमें हम अटैच करेंगे एंड उनको वहां से एक्सरसाइज करवाते हैं। सो बहुत वास्ट फील्ड है ये चीज। और हर किसी को ये चीज़ों से गुजरना पड़ता ही है। फिर आपने स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन में कहा था कि डायट फिजियोथेरेपिस्ट आर अंडर पेड, या फिर उतना yes. प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पा रहा है। बट ये जस्टिफाई नहीं हो पा रहा, क्योंकि देखिए आपने जहाँ बताया, मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इवन हर डिसीज में, हर पेन में, हर प्रॉब्लम में ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। देन व्हाई इट इज अंडर वैल्यू और अंडर पेड? ओके, अंडर पेमेंट का आइडिया भी इट इज फ्रॉम द स्टार्ट, बहुत शुरुआत से हो रहा है ये, ठीक है। अभी हम, हाँ, अंडर पेमेंट वाला हम लोग चेंज करने वाले हैं, ठीक है। अभी जो ये जनरेशन आने वाला है हम लोग उसे चेंज करेंगे डेफिनेटली, उसी के ऊपर काम चल रहा है धीरे धीरे करके। बट द थिंग इज, क्या हो रहा था अकॉर्डिंग टू अस, जितना हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, हम लोग बात नहीं करते हैं मेजरली, ठीक है। इफ कोई भी पेशेंट है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। इफ एक आईसीयू में पेशेंट आ रहा है आपका, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ट्रीट कर रहा हूँ उसे, कार्डियो एवरी एस्पेक्ट ऑफ डॉक्टर ट्रीट करेंगे, जो भी उसका प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग। हम लोग अगर उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, जैसे आप एक डॉक्टर हो, अगर मैंने आपके साथ कम्युनिकेट नहीं किया, ठीक है, और आपने अगर मुझे कोई इंस्ट्रक्शन देना है या फिर मुझे कोई आपको इंस्ट्रक्शन देना है, अगर वो कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, तो फिर इट डजेंट मैटर, पेशेंट अल्टीमेटली जस्टिफाइड नहीं कराया जाएगा, राइट। उसको जस्टिस नहीं मिल पाएगा। दिस इज वन थिंग। एंड अगर हम लोग प्रॉपरली अप्रोच करना सीख जाएंगे, व्हाट आई थिंक इज, हमारे सीनियर्स ने कभी, सीनियर्स एज इन नॉट सीनियर्स, बट जो प्रोफेशनल लेवल पे जो बहुत पहले जाके बैठे हुए हैं, उन लोगों ने कभी वो चीज़ सीखी ही नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को फेस करना पड़ रहा है एंड उसके ऊपर कभी आवाज़ नहीं उठाया गया था। एंड पॉइंट इज, रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है, जो भी बाद में जाकर कवर होगा शायद। रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है हमारे पास, जिसके पास हम जा सके कि ये सब प्रॉब्लम बोल सके कि वी आर वेरी मच अंडरपेड ओवर देयर। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिसकी वजह से आई फील देयर इज वेरी मच ऑफ अंडर पेमेंट। एग्जैक्टली आपने ऐसा कौन सी चीज़ जो है इनकाउंटर की है, जो आपके साथ यानी फेस किया है आपने, जहाँ से आपको ये रियलाइज हुआ कि नो, लाइक वी आर गेटिंग अंडर पेड?
Okay, so I have spent around my 8 years into this practice. मैं 2018 से ये चीज़ में फ़िलहाल हूँ, ठीक है। तो मैंने 4.5 साल का कोर्स किया, फिर मैंने इंटर्नशिप की, मैंने उसके बीच में भी काम किया हुआ है, उसके बाद मास्टर्स किया हुआ है। तो व्हाट आई फील इज़ 8 साल में लोग रीचेस टू वेरी वेरी मच हाइट, हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। पर्सनली ये मुझे मेरी ही फील्ड का नहीं लग रहा है, ये पूरा डॉक्टर कम्युनिटी का है, ठीक है। तो उसमें सब लोग आ गए कि पहले पहले बहुत स्ट्रगल है, एंड इफ यू आर फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर देन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कोप अप विद द डॉक्टर्स जो ऑलरेडी सेटल्ड बैठ चुके हैं, ठीक है। अभी दो गलत नहीं है, वो तो उनके लिए काम कर रहे हैं, बट हम लोगों को थोड़ा शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ रहा है, एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट है। टाइम होगा, टाइम लगेगा, बट हो जाएगा अल्टीमेटली। बट द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, मुझे ये पर्सनली लगता है जो 8 साल में मैंने जितनी मेहनत की है, मुझे उसका आउटकम बहुत कम दिखता है। जितना मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ, जितना मैंने रिटर्न मनी, जितना मैंने पैसा डाल चुका हूँ मेरे कोर्सेज में, या फिर मेरे यूजी की डिग्री में, या फिर पीजी की डिग्री में, फिर उतना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इतना क्लियर कट आइडिया अब तक नहीं आ पाया, क्लियर कट नहीं आ पाया जितना बाकी लोगों को बहुत इजीली दिख जाता है, ऐसा मुझे लगता है। और आपने इंट्रोडक्शन में एक और चीज़ कवर की थी कि आप ही के फील्ड के जो एक्सपर्ट्स है वही लोगों की टांग खींचते हैं ताकि ये आगे ना जाए। इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट क्या एग्जैक्ट? ओके, ओके, आई टेल यू क्या होता है। बेसिकली इफ आई एम अ सेटल्ड फिजियोथेरेपिस्ट एंड मेरा एक क्लिनिक है, ठीक है। तो इफ मेरे पास कोई क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट आ रहा है, एंड उसने बहुत अच्छा उसका यूजी करके रखा है, उसने पीजी करके रखा, उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज करके रखे, मतलब इज अ वेरी स्किल्ड पर्सन, स्टिल आई एम नॉट विलिंग टू गिव देम वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। आई एम बर्निंग इट, ठीक है, मैं कमा रहा हूँ, बट मैं उसे देने की इच्छा नहीं रख पा रहा हूँ। सो आई पर्सनली फील दैट ये एक कहीं ना कहीं गलत पार्ट प्ले कर रहा है फील्ड में, क्योंकि अगर मैं खुद का प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ दैट डजंट मीन कि मैं स्किल्ड नहीं हूँ, बराबर। अगर मुझे कहीं पे और जगह काम करना है तो मुझे स्किल्स के बेसिस पे ही पेमेंट मिलना चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील। एंड अगर वो पेमेंट नहीं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ मैं, एंड मुझे अगर थोड़े से लाइक 15,000 16,000 20,000 के ऊपर काम करना पड़ रहा है, तो इट मेक्स वेरी वेरी बिग क्वेश्चन टू मी कि इतना साल क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसके वजह से, एंड ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। अभी आगे जाके आई विल बी कवरिंग समथिंग ऑफ ऑब्जर्वरशिप ऑल्सो, मैं थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ उसका भी। ऑब्जर्वरशिप होती है जो, ऑब्जर्वरशिप बेसिकली हमारी फील्ड में बहुत चलता है, मेजरली महाराष्ट्र में हो रहा है ये। एंड मैं जितने फ्रेंड्स हैं, जितने गुजरात वगैरह में हैं मेरे, या फिर साउथ वगैरह में है, वहाँ पे ऐसा कंसेप्ट मेजरली नहीं दिखता है। तो ऑब्जर्वरशिप इज बेसिकली इफ मेरा कॉलेज था लता मंगेशकर, विच हैज़ अ वेरी गुड एक्सपोजर ऑफ पेशेंट। आई वॉज वेरी वेरी लकी, मैंने लता मंगेशकर से स्टडी किया हुआ है। एंड मेरा जो पीजी का भी कॉलेज था दैट वाज आल्सो गवर्नमेंट कॉलेज, जो बहुत अच्छा था। तो मैं बहुत लकी था, बट सब लोग लकी नहीं होते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है कि अगर मुझे पेशेंट का एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर इज, मुझे पेशेंट एक्सपोजर करने के लिए कभी ना कभी बाहर जाना पड़ेगा। तो क्लिनिक्स में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऑन इन द ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो टाइम पढ़ने का है, ठीक है, तो वो टाइम पे शाम में वो लोग क्लिनिक्स में अटेंड कर रहे हैं। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि ना एक तो ढंग से पढ़ाई हो पा रही है, क्योंकि जो टाइम में उन्हें क्लिनिकल एक्सपोजर कॉलेज में मिलना चाहिए था, बहुत सारे कॉलेज में ओपीडीज तक नहीं है। बहुत सारे कॉलेज है यहाँ पे, नागपुर में ही है, मैं अभी नाम नहीं ले सकता हूँ, बट बहुत सारे कॉलेज यहाँ पे ओपीडी ही नहीं है, तो उन्हें बाहर भेजा जाता है एक्सपोजर के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं पे टाइम वेस्ट हो रहा है, प्लस शाम में ये लोग क्लिनिक्स में जा रहे हैं फॉर द ऑब्जर्वरशिप, जहाँ पे दे आर नॉट गेटिंग पेड, दैट इज फेयर, क्योंकि वो लोग सीखने जा रहे हैं। फाइनल ईयर तक इंटर्नशिप तक इफ दे आर नॉट गेटिंग पेड, दैट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। बट आफ्टर दैट ऑल्सो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इफ आई एम वन ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट जो ऐसे प्रैक्टिस कर रहा है, अगर मुझे किसी को चीप लेबर चाहिए मुझे, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं पहले बोलूंगा कि पहले एज अ 3 महीना ऑब्जर्वर काम कर तू, अगर मुझे तेरा काम पसंद आया देन आई विल बी कीपिंग यू एज माय जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट। आफ्टर दैट वी विल बी स्टार्टिंग योर पेमेंट। सो 3 महीना वो क्यों फ्री में काम करेगा, उसने सीखा है ना, 4.5 साल उसने भी तो कोर्स किया है, वो क्यों फ्री में काम करे आपके लिए, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो चल रही है अभी भी मार्केट में। और अंडरपेड की अगर बात करेंगे कि लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एमबीबीएस, एक एमबीबीएस पास आउट है और एक फिजियोथेरेपिस्ट पास आउट है, तो इन दोनों के बीच में अगर आपने कहा कि वी आर गेटिंग अंडरपेड,
तो एमबीबीएस को कितना पे होता है कि जिसके कंपैरिजन में आप ये पॉइंट रख पा रहे हैं कि नो एज कम्पेयर टू अदर डॉक्टर्स वी आर गेटिंग लो पे, उनको ऑन एन एवरेज कितना पे मिलता है? मैं एज कम्पेयर टू अदर डॉक्टर्स शायद नहीं बोलूंगा ये चीज़, क्योंकि आई पर्सनली फील एमबीबीएस डॉक्टर्स भी अंडरपेड है। ठीक है, अभी मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यस, उनसे कम पेमेंट हमें मिलता है, आई अग्री विद दैट, बट उनके वर्किंग आवर्स भी उतने हैं। ठीक है, उनका शिफ्ट हो जाता है 24-24 घंटे का, 36-36 घंटे का शिफ्ट है, उन्हें प्रॉपर नींद नहीं मिलता है। ठीक है, तो उनका वो जो पेमेंट है वो उनके लिए बहुत मतलब उन वो जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, दे आर गेटिंग पेड फॉर लाइक 60,000, 65,000, 70,000, जिनका 36 घंटे का ड्यूटी करना है अगर आपको, एंड आपको अगर इतना पेमेंट मिल रहा है तो ऑब्वियसली अराइजेस लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि क्या कर रहे हैं हम लोग। नोबेलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? नोबल प्रोफेशन है, टोटली अग्रीड, बट अगर पैसा नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा? नोबेलिटी थोड़ी घर चलाने वाली है अपना, राइट? ये हो गई एमबीबीएस डॉक्टर्स की बात ना। अगर हम लोग उनसे अगर कंपेयर करेंगे तो यस, हमारे वर्किंग आवर्स कम है। ठीक है, बट बहुत सारे फील्ड होते हैं जहाँ पे एक्चुअल में, जैसे कार्डियो रेस्पिरेटरी फील्ड हो गई हमारी, जिसमें 24-24 घंटे की शिफ्ट बिल्कुल भी नहीं लग रही है, 8-8 घंटे की शिफ्ट लग रही है, बट व्हाट इफ वो 8 घंटे के बाद पेशेंट पर रिक्वायरमेंट है, अगर कभी इमरजेंसी आ गई, जैसे जो मुंबई में प्रैक्टिस चलता है जो हम लोगों ने देखा है, तो आई वॉज वेरी मच लकी कि मुझे बहुत अच्छा खासा एक्सपोजर मिला है फ्रॉम वेरी बहुत सारे फील्ड्स का, मतलब हमारी ही फील्ड्स का। तो आई गिव यू वन एग्जांपल। पेशेंट को अगर एक्सट्यूबेट करना है, एक्सट्यूबेशन इज बेसिकली वेंटिलेटर पे लगा हुआ है, एक ट्यूब जल रही है जो लंग्स को ब्रीथ में करने में हेल्प कर रही है, बट इफ हमें दिख रहा है कि पेशेंट का लंग्स अभी अच्छा हो रहा है, प्रोग्रेस दिख रही है, एंड हमें उसको एक्सट्यूबेट करना है, ओके तो बेसिकली उसको बाहर निकालना है, तो वहां पे फिजियोथेरेपिस्ट का रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, अगर ये 8 घंटे की ड्यूटी के बाद चल रहे हैं तो फिर क्या होगा? तो उसका लंग क्लियर नहीं होगा, एक्सट्यूबेट तो कर लेंगे, बट कफ में उसका जो स्पूटम है, जो लंग्स में सिक्रीशंस बन रहे हैं, वो निकल ही नहीं पाएंगे, जो निकलेंगे कम निकलेंगे। तो फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि उसको बाद में जाके थोड़ा थोड़ा तकलीफ जा सकती है, एंड जितना क्विकली हमें देखने मिल सकता है रिजल्ट, उतना क्विकली देखने नहीं मिलेगा, वो डिलेड रिजल्ट हो जाएगा। तो फिर जो 8 घंटे वाला ड्यूटी है, तो फिर ये जस्टिफाइड नहीं है उनके लिए। उनका अगर ड्यूटी आवर्स बढ़ा दी, उनके हिसाब से उसको पेमेंट मिल रहा है, तो फिर दैट इज वेरी वेरी गुड पार्ट। एंड इट वॉज नेवर अबाउट एमबीबीएस वर्सेस फिजियोथेरेपी। बहुत सारे लोगों ने बहुत ड्रामा क्रिएट करके रखा हुआ है इंस्टाग्राम पे। आई पर्सनली फील कि इट वॉज ऑलवेज एमबीबीएस एंड फिजियोथेरेपी एंड एवरीवन। देखिए, एक सेंटर में पेशेंट होना चाहिए एंड उसके आजू बाजू सब डॉक्टर्स रहने चाहिए, ना कि सेंटर में डॉक्टर रहना चाहिए एंड उसके आजू बाजू पेशेंट रहने चाहिए, राइट? अगर सेंटर में पेशेंट रखेंगे एंड एक होलिस्टिक अप्रोच फॉलो होगा, होलिस्टिक अप्रोच इज बेसिकली सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, तभी जाके एक प्रॉपर रिजल्ट देखने मिलेगा एंड एक ऑप्टिमम रिजल्ट एंड एफिशिएंट रिजल्ट देखने मिलेगा पेशेंट को। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ऐसा क्या इंसाइट्स है आपके पास जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, विच यू फील लाइक ये कोई चीज़ कवर कर नहीं रहा है, बट इन द फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट आप ये मैसेज अगर देना चाहेंगे कि लाइक दिस इज द रियलिटी करंटली यू गाइज आर फेसिंग? Okay, so one of the major problems that we are facing is a bargaining issue, right? मैं we are very much frustrated from that, okay? क्योंकि जब हम लोग क्लाइंट्स के पास जा रहे हैं, सपोज मैं एक पेशेंट के पास जा रहा हूँ, पेशेंट के घर पे जा रहा हूँ, मैं होम विजिट दे रहा हूँ उसे, ठीक है? तो ऑब्वियसली मेरा मेहनत लग रहा है, मेरा टाइम लग रहा है वहाँ पे, मेरे स्किल्स लग रहे हैं, जो मैंने 8 साल सीखा हुआ है वो मैं एक आधे घंटे के स्पैन में मुझे उसे परफॉर्म करके पेशेंट को ठीक करने के लिए करना है, राइट? अभी होम विजिट्स बहुत रेगुलर बेसिस पे चलते हैं हमारे, राइट? तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि पेशेंट लोग बार्गेन करने लग जाते हैं। लेट्स से सपोज एक टीयर 1 सिटीज में चल रहा है कि स्टैंडर्डाइज रेट चल रहा है 1500 फॉर अ सेशन, ठीक है? क्योंकि अभी मैं घर पे जा रहा हूँ उसके, मुझे वो भी टाइम लग रहा है, प्लस उतने में अगर मैं क्लिनिक में पेशेंट देख लेता तो शायद मैं उससे ज़्यादा कमा सकता, बट वो पेशेंट नहीं आ सकता है हमारे पास, तो टोटली अंडरस्टैंडेबल, तो हमें उसके पास जाना पड़ रहा है। तो वहाँ पे हम लोग, लेट्स इट इज एग्जांपल होते हैं 1500 टीयर 1 सिटीज में चल रहा है, ओके? आई हैव आल्सो चार्ज 1500 जब मैं मुंबई में था, तो 1500 अगर चार्ज कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे पेशेंट बार्गेन करेगा, सर वो वाला डॉक्टर 1000 ले रहा है, आप 1500 ले रहे हो, तो इट रियली डजेंट मेक सेंस टू अस, क्योंकि उसका क्वालिफिकेशन अलग है, वी टोटली हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट डॉक्टर ऑल्सो, बट आप अगर हमारे पास आए हो तो यू मस्ट बी लैकिंग समवेयर, या फिर आपको कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि आपको सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए, जिसकी वजह से ही आप हमारे पास आ रहे हो, नहीं तो आप वही डॉक्टर के पास जाते, बराबर? तो वी आर गिविंग आवर एक्सपर्टीज ओवर देयर, जिसके लिए हम लोग चार्ज कर रहे हैं, एंड
अगर हम लोग बहुत सारे टाइम का पढ़ाई, राइट, इट इज़ अ नेवर एंडिंग पढ़ने का सेशन। बहुत पहली चीज़, अगर आपने देखा होगा कि कोई भी डॉक्टर, लाइक कोई भी, वो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहता है, न्यू आएगा तो उसे अपडेट रहना ही पड़ता है। अगर वो अपडेट नहीं है तो फिर हम लोग एविडेंसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एंड फिर वो एक कन्वेंशनल प्रैक्टिस हो जाती है। फिर एक मैकेनिकल वर्कर में और एक डॉक्टर में फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है? तो वी हैव टू गेट आवरसेल्व्स अपडेटेड इन हमेशा, राइट? तो अगर आपको अपडेटेड नॉलेज भी मिल रहा है, अपडेटेड ट्रीटमेंट्स मिल रही है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे फॉर इट, राइट? एंड हम लोग हमारे एक्सपर्टीज का चार्ज कर रहे हैं, हम लोग फालतू चार्ज नहीं कर रहे हैं, राइट? तो वो चीज़ हमको जस्टिफाई करनी पड़ती है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ इट। हम लोग कोई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक इज एग्जांपल, ओके, या फिर कोई पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाके, या फिर कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के पास जाके ये नहीं बोलते हैं कि सर 300 रुपये ज़्यादा हो गए, सर 1000 रुपये ज़्यादा हो गए आपके चार्जेस, राइट? वो लोग वो पोजीशन में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने वो पोजीशन बनाए हुए हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं। हम लोग बना रहे हैं, हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बना चुके हैं, उनको तक क्वेश्चन किया जाता है। तो आई पर्सनली फील दैट ये बहुत गलत हो रहा है कि बार्गेनिंग सिस्टम चल रहा है। ये ऐसा मार्केट नहीं है ना कि बार्गेन करेंगे करके हम लोग। आप अपना कोई एकदम रिसेंट बता सकते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि बार्गेनिंग होती है, लोग, ये मार्केट नहीं है कि जो बार्गेन करते, बड़े डॉक्टर के पास आप जा रहे हो वहाँ पे तो नहीं करते, यहाँ पर आप बार्गेनिंग क्यों करते इस चीज का? आप रिसेंट आपका कोई वर्स्ट एग्जांपल है ना, जो एक्सपीरियंस बताइए जहाँ पे आपको बार्गेनिंग हुआ होगा, मतलब कोई अनरीजनेबल, कोई सेंस ही नहीं बनता उस अमाउंट का, और आपने उस सिचुएशन को टैकल कैसे किया? ओके, बेसिकली अभी रिसेंटली बात है, मैं क्लिनिक में था एंड पेशेंट ट्रीट वगैरह सब कुछ हो गया। तो बेसिकली क्लिनिक का फीस भी ज़्यादा नहीं है, जो भी कंसल्टेशन का फीस है इट वाज अराउंड 300 रुपीज़ ओनली। एंड जो एरिया है दैट इज़ वेरी वन ऑफ द नागपुर प्राइम एरिया जहाँ पे एक चल रहा है, ठीक है? तो वो लोगों को, एंड ऐसा नहीं था कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं करके, ये मेजर प्रॉब्लम है। अगर कोई अफोर्डिंग नहीं रहेगा, वी टोटली अंडरस्टैंड इट, एंड हम लोग उनको बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, टोटली अंडरस्टैंडेबल। बट अगर कोई ऐसा बंदा आ रहा है कि आईफोन 17 प्रो मैक्स रख रहा है सामने एंड बोल रहा है कि 300 इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट इट्स योर बॉडी, आप आपके बॉडी के ऊपर खर्चा कर रहे हो। वो एक आंटी थे, तो वो आंटी बोल रहे थे कि बेटा 300 थोड़ा ज़्यादा है, 200 नहीं हो सकता है क्या? तो इट फील्स लाइक कि नहीं, कि क्यों क्यों 200? एंड हम लोग, ऐसा नहीं है कि आपको ट्रीट नहीं कर रहे अच्छे से। अगर आपको ऐसा था कि ट्रीटमेंट नहीं मिला अच्छा, आपको दर्द नहीं हो रहा है ठीक, बहुत टाइम से कर रहे हो आप, स्टिल आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर ये क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, टोटली अंडरस्टैंडेबल। बट आपको अगर रिजल्ट भी मिल रहा है एंड आप सेम चीज़ बोल रहे हो कि 300 ज़्यादा लग रहे हैं करके, तो इट रियली डजंट मेक सेंस, क्योंकि तुमको रिजल्ट भी मिल रहा है एंड तुम उसी के ऊपर क्वेश्चन भी कर रहे हो कि पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं। तो एंड कमिंग फ्रॉम दैट अफोर्डिंग आंटी, ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अल्टीमेटली आप आपके बॉडी के ऊपर ही पैसा खर्चा कर रहे हो, राइट? आपने 10,000 की चेयर ले ली, ठीक है, बट लो बैक पेन के लिए आपने एक काम ही नहीं किया। आपने सोचा कि 10,000 के चेयर पे बैठ के मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, नहीं होता है ऐसा, राइट? चेयर पे तो पैसा खर्चा कर लिया, अपने खुद के ऊपर नहीं कर रहे हो, तो इट डजेंट मेक सेंस, राइट? तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है जिसमें ऐसा हमने, मैंने क्या, ये सब चीज सब लोगों ने फेस किया है ये। जिसने भी इंटर्नशिप से बाहर आ गया उसने हर एक चीज फेस की है ऐसे। सेम चीज आपको होम विजिट्स में देखने मिलने वाली है, सेम चीज क्लिनिक्स में देखने मिलने वाली है, एंड ईच एंड एवरीवेयर, मतलब सब जगह पे। तो इट इज लाइक दैट ओनली, चल रहा है ऐसा ही। बट ये अल्टीमेटली खत्म होगा, एंड होगा, हम लोग आएगा, रिस्पेक्ट आएगा। हाँ। ओके, अगर सपोज एक न्यू फिजियोथेरेपिस्ट है, अगर उसको खुद का क्लिनिक ओपन करना है, लाइक एक प्रॉपर सेटअप, इक्विपमेंट्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम काफी स्टार लेवल पे आप बना रहे हैं, एक बेसिक जहाँ से अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक क्लिनिक ओपन करने के लिए करंट सिनेरियो में एक कॉस्टिंग कितनी लग जाती है? और अगर कॉस्टिंग लग गई है तो डॉक्टर उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कितने सालों में कवर कर सकता है? ओके, तो लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर, क्योंकि मैंने मेरा अब तक क्लिनिक सेटअप नहीं किया हुआ है, बट वी आर ट्राइंग टू डू दैट। तो आई नो इट लिटिल बिट, जितना भी आइडिया मुझे है मैं तो बताता हूँ आपको। हम लोग क्या कर रहे थे कि ऑब्वियसली अगर जगह देखनी है हमें प्राइम एरिया में, तो अभी खरीदना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तो वी आर ट्राइंग फॉर रेंटिंग, राइट? एंड अगर प्राइम एरिया में मुझे रेंट देना है फॉर अ स्पेस, लाइक हमें ऐसा छोटा स्पेस में
बेड वाले एक्सरसाइजेस हो जाएंगे, बट इफ आई वांट टू हैव एक्सरसाइजेस जिसमें मुझे थोड़ा एरिया लगने वाला है, तो ऑब्वियसली आई विल बी नीडिंग अराउंड 1000 स्क्वायर फीट एरिया और 1500 या फिर 1200 1300, जितना भी थोड़ा ओपन स्पेस रहेगा उतना बेटर होता है हमारे फील्ड। तो बेसिकली उतने स्पेस के लिए हमें रेंट लग रहा है 1-1 लाख रुपए का। तो ये तो रेंट जा रहा है, ठीक है। तो इट इज वेरी वेरी मच एक्सपेंसिव फॉर अस टू पे दैट रेंट ऑल्सो, क्योंकि उतना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकलना 1 महीने में ये सबसे पहले मुश्किल होगा। क्योंकि अगर मैं न्यू क्लिनिक स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा पेशेंट बेस रहना चाहिए फ्रॉम स्टार्ट। अगर मेरा नहीं है पेशेंट बेस, तो मुझे अराउंड 1 से 6 महीने से तो 1 साल तो मुझे पेशेंट बेस बनाने में लग रहा है। तो तब तक तो मैं अल्टीमेटली मेरे खुद के पैसे पर्सनल लगा रहा हूँ वहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट थिंग। आफ्टर दैट जो भी इक्विपमेंट्स वाली बातें होती है, तो देर आर मेनी इक्विपमेंट्स। बहुत सारे लोग अभी एस्थेटिक्स फॉलो कर रहे हैं कि अच्छा क्लिनिक दिख रहा है तो ही जाएंगे करके, तो अगर उसमें भी जा रहे हैं तो वी रिक्वायर अराउंड 10 to 15 lakhs के अराउंड ये एक बेसिक सेटअप है, ठीक है। अगर क्योंकि सबसे मेजर होता है हमारे बेड्स, प्लिंथ होते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे जिम वाले जैसे मशीन्स हो गए, जैसे फंक्शनल ट्रेलर मशीन हो गई जो बहुत अर्गोमीटर, साइकिल अर्गोमीटर हो गया, साइकिलिंग हो गई, स्टैटिक साइकिलिंग हो गई, या फिर बहुत सारी जगह पे हम लोग फोर्स प्लेट्स यूज कर रहे हैं। तो फोर्स प्लेट्स तो और महंगी चीज हो जाती है। कॉलेजेस के फोर्स प्लेट अराउंड बहुत बहुत ज्यादा महंगी, 2-2 लाख तक आ जा रहे हैं वो, इंक्लूडिंग एवरीथिंग मशीन वगैरह। तो ये सब चीज़ें बहुत महंगे पड़ जाती है। फोर्स प्लेट जनरली स्पोर्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, मस्कुलोस्केलेटल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक ब्रांड है तो वो भी यूज़ कर रहा है फॉर गिविंग फुटवेयर को मॉडिफाई करके। तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड पार्ट, क्योंकि वो बहुत अच्छा चीज़ कर रहे हैं प्रमोट। तो ऐसे है, तो मतलब अराउंड यू विल बी रिक्वायरिंग अराउंड 10 to 15 lakhs, एंड रेंट वगैरह का तो अलग ही पकड़ के चलो एक बेसिक सेटअप करने के लिए। एंड अगर छोटा सेटअप करना है तो 5 to 6 lakhs में हो सकता है। अगर 2 प्लिंथ या फिर 3 प्लिंथ, प्लिंथ इज बेसिकली बेड्स, 3 प्लिंथ लगाने हैं तो 2 प्लिंथ लगाना है, तो 5 to 6 lakhs के आसपास होना चाहिए आइडियल, ठीक है। बट ऑब्वियसली डिपेंड्स कि क्या लेवल का मशीन ले रहे हैं हम लोग, क्या लेवल का मशीनरी हम लोग रख रहे हैं वहाँ पे, हम लोग वहाँ पे कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं उनको ट्रीटमेंट। तो सब कुछ बहुत मिला मिला के तो ऐसा 5-6 लाख तक अगर जा सकता है। बट ऊपर ऊपर तो कितना भी ऊपर जा सकता है फिर। आपका मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा था जहाँ पे आपने एक रील डाली थी कि 100 साल आप इसमें मेहनत कर लो, ओके। उसके बाद लाइफ सेटल है। हाँ। तो ये मुझे तब नहीं समझा, मुझे लगा ऐसा सार्केज्म होगा, था भी उसमें, यस, बट अभी समझ में आ रहा है कि क्यों आपने ये वर्ड कही थी। दिस इज मेजरली फॉर फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिजियोथेरेपी में ही है करके ये चीज। आप डेंटल ले लो, आप बीएमएस ले लो, आप एमबीबीएस तक ले लो, ये स्ट्रगल सबको ही फेस करना है अगर जो भी फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स है। एंड कर रहे हैं सब लोग फेस। अगर आप एक एक एमबीबीएस डॉक्टर का ये लाइफ देखोगे इंटर्न की, ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट लाइफ, ठीक है। इंटर्न लोग मेजरली बहुत बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करा जाता है उन लोगों को, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक हॉस्पिटल में, सब जगह दिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद इज इंटर्न, फिर JR1 जो रेसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो जूनियर रेसिडेंट 1 होते हैं, जो पीजी का फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, उनका तो 24 घंटा ही वार्ड में बिताना पड़ता है ऑलमोस्ट। जितना नींद के लिए जाएंगे उनके रूम तक जाएंगे, नहाएंगे नहाएंगे नहीं नहाएंगे नहीं नहाएंगे, खाना मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा बहुत जगह देखने मिलता है। तो ये मैं सिर्फ फिजियोथेरेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सब डॉक्टर्स की यही लाइफ चल रही है फिलहाल के लिए, कि बहुत मेहनत है एंड वो मेहनत के हिसाब से हमें उतना पैसा नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से एवरीवन इज फ्रस्ट्रेटेड ओवर देयर, जो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स है। एंड तो प्रॉब्लम हो रहा है। आपने स्टार्टिंग में कहा था कि लाइक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कोई गवर्निंग प्रॉपर बॉडी नहीं है, यस, बट बाकी डॉक्टर्स के लिए है। और अभी आपने कहा कि हर किसी का एंट्री लेवल पे जो फर्स्ट जनरेशन है या फिर जो इंटर्न्स है, अराउंड ऑल डॉक्टर्स की सेम सिचुएशन चल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइक ये सभी प्रॉपरली पेड नहीं हो पा रहे, जस्ट बिकॉज कि डॉक्टर्स ज़्यादा बढ़ चुके हैं या फिर सिस्टम कहीं ना कहीं लैग कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर्स बड़े बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक इंडिया का फिजियोपीडिया हमारा एक पेज होता है जिसमें फिजियोथेरेपी का बहुत कंटेंट होता है। तो फॉर एवरी 1 फिजियोथेरेपिस्ट देर आर 19,000 पेशेंट्स, 19,000, ठीक है। ये फिजियोपीडिया का स्टैटिस्टिक्स है।
ठीक है, इंडिया के लिए जो 1.37 बिलियन पॉपुलेशन के लिए है। अभी तो ये पहले का था, अभी तो और बढ़ गया है, राइट? 1.5 के आसपास कंसिडर कर रहे हैं फिलहाल हम लोग, तो ये और ज्यादा बढ़ गया है। तो मतलब फिजियोथेरेपिस्ट की पॉपुलेशन कम है, बट वो अवेयरनेस ही नहीं है, जिसके वजह से पेशेंट फ्लो नहीं है उतना। तो वो प्रॉब्लमेटिक चीज है। प्लस आजकल कॉलेजेस इतने सारे खुल गए हैं जो 150 बच्चा एक एक बैच में प्रोड्यूस कर रहा है फिजियोथेरेपिस्ट, बट गवर्नमेंट के जॉब्स अवेलेबल नहीं उतने, वैकेंसीज उतने नहीं आ पा रहे हैं। अभी आई गिव यू एग्जांपल, महाराष्ट्र में डीएमईआर, डीएचएस ऐसे कुछ एग्जाम्स होते हैं जो गवर्नमेंट पोस्ट के लिए होते हैं। तो अभी डीएमआर की एग्जाम हुई थी रिसेंटली, 1 साल पहले। उसके पहले वो एग्जाम हुई थी अराउंड 2.5 साल पहले, उसके 2.5 साल पहले, एंड उसके पहले हुई थी 10 साल पहले। ठीक है, तो ये डीएमआर के, अभी डीएचएस के भी सेम, जो पुणे की एक वैकेंसी आई हुई थी जो ऑल ओवर महाराष्ट्र के लिए थी, सेम चीजें देखने मिल रही थी। अभी वैकेंसीज कम कम आ रहे हैं, तो फिर इतने सारे डॉक्टर्स तो आ रहे हैं बट उनको काम करने के लिए नहीं मिल पा रही है स्पेसेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे मेरे हिसाब से वैकेंसीज बहुत कम क्रिएट कर रहा है। दिस इज फर्स्ट थिंग। नाउ सेकेंड वन इज गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, गवर्निंग बॉडी है एनसीएएचपी, नेशनल कमीशन ऑफ अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ठीक है, जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, जैसे एमबीबीएस, बीडीएस और बीएमएस को छोड़ दिया, जितने भी बाकी के कोर्सेज आ रहे हैं, बीएचएमएस आ गए, फिजियोथेरेपिस्ट आ गए, फिर ऑप्टोमेट्री आ गया, जितने भी बाकी कोर्स आते हैं उनको अलाइड हेल्थ में बोला जाता है। ठीक है, तो अलाइड हेल्थ के लिए ये एनसीएचपी बॉडी है, वो अभी भी अच्छा काम कर रही है। उन्होंने हमको रिकॉग्नाइज किया है एज अ डॉक्टर्स, विच इज़ वेरी वेरी गुड। जो पहले भी था, बट इट वॉज वेरी वेरी मच क्वेश्चनेबल टू एवरीवन। मुझे बहुत सारे मेरे एक पेशेंट थे, एक डॉक्टर थे, ठीक है, तो वो पूछते थे कि आपको ये डॉक्टर लगाना अलाउड है? तो मतलब उन्हें वो चीज़ का आइडिया नहीं था कि अलाउड है, बट पीछे सफिक्स लगता है एज अ पीटी। ठीक है, तो प्रीफिक्स में डॉक्टर लगेगा, फिर डॉक्टर यश बोरकर, फिर सफिक्स में पीटी लगाना पड़ेगा मुझे, तब तक वो लीगल है। बट एनसीएचपी ने वो भी कर दिया है कि अभी इसके बाद करना ही करना है करके तुम बिल्कुल लगा सकते हो। तो गवर्निंग बॉडी है, बट अगर आप देखोगे माल प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोगों को इतना काम नहीं देखने मिलता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग, अभी रिसेंटली 1.5 महीने पहले 2 फिजियोथेरेपिस्ट के नाम पे दो लेडी को पकड़ा गया था जो फिजियोथेरेपिस्ट के नाम पे काम कर रहे थे। मेजरली वो लोग क्या करते थे, होम विजिट्स लेते थे, मशीन लगवाते थे, ठीक है, घर जाके उनके मशीन का फैट बहुत ज्यादा है एंड इट इज टोटली नॉट वर्थ इट। ठीक है, मैं आता हूँ उसके ऊपर, पहले ये वाला सीन कवर कर दूंगा। तो मशीन लगवाते थे, ठीक है, जैसे टेंस आईएफटी हो गया, ठीक है, इट विल ऑब्वियसली हेल्प इन पेन रिलीफ, पेन कम हो जाएगा, बट दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, राइट? वो सिर्फ मास्किंग ऑफ सिम्टम्स हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द को कम कर रहे हैं, बट उसको जड़ से उखाड़ रहे हैं नहीं, वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है उसका, वही लोग कर रहे थे। ऐसे तो ये 2 लोग पकड़े गए हैं अभी, ऐसे बहुत लोग हैं। ठीक है, अभी अब मेरे पहचान में बहुत लोग होंगे जो ये चीज फेस कर रहे हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे क्लिनिक्स है अवेलेबल, जहाँ पे अवेलेबल है, बहुत सारे क्लिनिक्स है जिसमें क्या देखने मिलता है हमें कि मैं हूँ फिजियोथेरेपिस्ट, मेरे अंडर और 3 फिजियोथेरेपिस्ट है। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने हेल्पर्स भी रखती है। ठीक है, अभी ऑब्वियसली हेल्पर्स विल लर्न, ठीक है, बट वो मैकेनिकली सीखने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने ऑब्वियसली 4 साल का कोर्स नहीं किया हुआ है, आधे साल का इंटर्नशिप नहीं है, पीजी वगैरह कुछ नहीं है, बट वो मैकेनिकली सीख तो जाएंगे कि ये चीज में ये मशीन लगवानी है करके। जैसे अभी कंपाउंडर लोग मेडिसिन देना सीख जाते हैं, नॉर्मल सी बात होती है। अभी मैं सेम चीज में 5 साल काम करूंगा, मैकेनिकली मैं भी सीखने ही वाला हूँ वो चीज। ठीक है, तो वो लोग एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ये सब लोग सीख रहे हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग कि माल प्रैक्टिस हो रही है, एंड ये बहुत कम लेवल पे एड्रेस किया जा रहा है। अभी तो ये 2 लोग पकड़े गए जिसके वजह से पता चला, नहीं तो ये कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे थे ये चीज, राइट? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आई वुड लाइक टू एड वन थिंग फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट्स या फिर क्लाइंट्स जो भी हमारे हैं। अगर तुम होम विजिट ले रहे हो या फिर कोई भी क्लिनिक्स में जा रहे हो एंड तुमको कोई डॉक्टर देख रहा है, फर्स्ट हिज डिग्री, वो जनरली क्लिनिक्स में दिख जाती है डिग्री, बट होम विजिट्स में नहीं दिखती है। तो अगर आप होम विजिट्स ले रहे हो तो वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज आप सबसे पहले उसका डिग्री देखो, उसने क्या किया हुआ है। अगर किया हुआ है तो बेस्ट, अगर नहीं किया हुआ है तो फिर यू आर गेटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम रॉन्ग पर्सन। ठीक है, अगर तुम गलत इंसान से ट्रीटमेंट ले रहे हो और गलती से कुछ हो गया तो अल्टीमेटली आप सफर करने वाले हो, वो भाग जाएगा क्योंकि उसका डिग्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली केस वगैरह चलेगा, बट लॉस तो आपका हो रहा है ना वहाँ पे।
एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने ये मेटल पहना हुआ है गले में, ठीक है। ये मेटल्स अगर मैं नेक के यहाँ पे कोई भी मशीन लगवा रहा हूँ तो ये मेटल्स नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अगर ये मेटल्स है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि बर्न के चांसेस हो जाएंगे। ओके, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इट। ओके, अगर बर्न हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? वो तो डॉक्टर ही नहीं है, राइट। तो फिर उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे अगर आप पुलिस केस फाइल करने जाओगे तो अल्टीमेटली आप भी तो गलत हो ना, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट डॉक्टर से नहीं लिया है, आपने किसी और से ट्रीटमेंट लिया है जो डॉक्टर बन के आया था आपके पास, बट वो है नहीं डॉक्टर, राइट। तो बहुत क्रूड चीज है ये सब, एंड ये प्रैक्टिस हो रहे हैं। एंड ये ऐसा नहीं है कि गांव में प्रैक्टिस हो रही है करके, ये अभी टीयर 2 सिटी में अपन लोग नागपुर में रहते हैं, नागपुर में भी हो रहा है, एंड ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो उसे भी धीरे धीरे करके एड्रेस करेंगे। मतलब अभी गवर्निंग बॉडी नहीं है, गवर्निंग एज इन एक एसोसिएशन नहीं है जो इसके ऊपर क्वेश्चंस उठा पाए, क्योंकि किसी के पास अथॉरिटी नहीं है, राइट। और जिसके पास अथॉरिटी है वो लोग क्वेश्चन जो उठा रहे हैं वो लेवल पे नहीं लेके जा रहे। अगर 100 लोग हैं तो 2 लोग दिखा के वो लोग सेटल डाउन कर रहे, नहीं करना चाहिए। बाकी के भी लोगों को देखिए, क्योंकि पेशेंट के साथ गलत हो रहा है ये चीज, राइट। तो हमें सबको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली फिजियोथेरेपिस्ट को भी तो ये मिलना चाहिए, प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलना चाहिए एंड प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए। अगर सेम काम कोई और परफॉर्म कर रहा है जिसके पास डिग्री नहीं, जिसने सीखा नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली वो मैकेनिकल वर्कर है। अगर उसको प्रॉब्लम आ गया, अभी जैसे समझो कि उसने नी का पेन ठीक कर दिया, ठीक है, बट वो नी का पेन थोड़े से टाइम के लिए ठीक हुआ है, अल्टीमेटली बाद में जाके वापस आपको सेम ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा उससे, जब तक आप उसको जड़ से नहीं उखाड़ रहे हो, क्योंकि उसने वो चीज मैकेनिकली सीखी है। बराबर, अगर उसने सीखा होता कि 4.5 साल में क्या सीखते हैं हम लोग, जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो फिर वो जड़ से उखाड़ पाता, राइट, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। एंड ऐसे काम चलता रहे तो बहुत माल प्रैक्टिसेस हो रही है, एंड वी हैव टू एड्रेस दैट। तो everyone on the internet is very much questioning on very much authorities over there, तो we have to obviously give justice to students as well, right। क्योंकि अभी 100 बच्चे अगर एडमिशन ले रहे हैं तो वो एक होप में एडमिशन ले रहे हैं कि हमें अच्छा पैसा मिलना चाहिए, हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगने वाला है। तो अगर हम लोग ऐसे माल प्रैक्टिस को बढ़ावा नहीं, अगर हम लोग रोकेंगे नहीं, तो फिर वो लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, राइट। अभी मेरे पास इतने जूनियर्स आते हैं कि सर मुझे फ्यूचर नहीं दिखता है ये फील्ड में, ठीक है। तो हमको इतना कामली उनको मैनेज करना पड़ता है कि एज इन ऑब्वियसली है फ्यूचर, हमें वो बनाना पड़ रहा है, दैट्स द ओनली थिंग, राइट। वो जो भी प्रैक्टिसेस चल रहे हैं हमें उससे थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, हमें एक अप्रोच चाहिए है जिस वे में हम ठीक करें, एंड अल्टीमेटली वो हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो बहुत सारे अथॉरिटी वाले से ये बात होगी, हमें देखना पड़ेगा वो चीज़। और आप अभी बता रहे थे कि 2 लेडी जो पकड़ी गई है, हाँ, उसके बारे में बता रहे थे कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा करके वो तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि इलेक्ट्रोथेरेपी हैज बिकम वेरी मच फैट, बट बहुत बहुत क्रेजी हो गए लोग इसके बारे में, ठीक है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोथेरेपी इज बेसिकली, मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। हम लोग को, मुझे अगर शोल्डर पेन है, ठीक है, शोल्डर पेन के लिए मुझे ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मैं मशीन्स लगाऊंगा और उसका दर्द कम कर दूंगा, ठीक है। बट ये मैं सिम्टम्स को मास्क कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसके लिए थोड़े से मूवमेंट करने के लिए मैं दर्द कम करवा रहा हूँ। अगर मैं उसी के ऊपर रिलाय कर रहा हूँ तो मैं अल्टीमेटली डिपेंडेंट हो रहा हूँ मशीन के ऊपर, राइट। ये बहुत सारे पेशेंट लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि इफ दे आर पेइंग तो यू हैव टू गिव मशीन टू देम, ओके, जो भी इलेक्ट्रोथेरेपी दे रहे हैं, एंड विच इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसका, ठीक है। लंबर बेल्ट सपोर्ट पता है आपको, ठीक है, जो कमर पे पट्टा बांधते हैं, राइट। तो कमर पे पट्टा कब बांधा जाता है? जब बहुत सारे बैक पेन एकदम अक्यूट स्टेट में हो तब बांधा जाता है। अभी अगर मैं आपके हाथ में रोज थाली लाके दे दूं, ठीक है, उस पर रोज खाना सर्व हो रहा है, आप किचन तक जाने का मेहनत करोगे? नहीं करने वाले हो, राइट। तो सेम चीज, अगर वो लंबर बेल्ट सपोर्ट आपके मसल्स का काम कर रहा है होल्ड करके रखने के लिए, ठीक है, फॉर शॉर्टर पीरियड, जब तक दर्द ज्यादा है तब तक वी कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट जब तक वो वीन ऑफ नहीं हो रहा है, मतलब कम, उसको कम यूज करना है, फिर उसको निकालना नहीं है, तब तक मसल्स का काम तो वही कर रहा है, मसल तो वीकनेस में चले जाएंगे ना अल्टीमेटली वहां पे। तो ये बहुत सारे लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी मच रॉन्ग। तो सेम चीज इलेक्ट्रोथेरेपी में हुई, इलेक्ट्रोथेरेपी की वजह से हम लोग
डिपेंडेंट हो रहे हैं कि दर्द कम हो रहा है करके उसकी वजह से, बट हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर कम फोकस कर रहे हैं उसके वजह से। तो दैट इज रॉन्ग ओवर देयर। मैं ये चीज बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोथेरेपी गलत है। इलेक्ट्रोथेरेपी बहुत अच्छा है दर्द कम करने के लिए, जब बहुत ज्यादा अक्यूट स्टेट में हो वो चीज, ठीक है। बट अगर हम लोग दर्द बाकी चीजों से कम कर सकते हैं तो ऑब्वियसली गो फॉर बाकी चीजें जो भी एक्टिव एक्सरसाइजेस है, वी कॉल इट इज एक्टिव अप्रोच। तो जो भी एक्टिव अप्रोच से ठीक हो रहा है दैट इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि अल्टीमेटली बाहर की चीज पे डिपेंडेंट नहीं करना पड़ रहा है, राइट। तो वो इलेक्ट्रोथेरेपी का फैड हमें अल्टीमेटली खत्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बहुत सारा देखा होगा तो हील पेन लेके आ जाते हैं, अल्ट्रासाउंड घिसते रहते हैं, तो दैट इज नॉट द ओनली ट्रीटमेंट, राइट। आप अगर उसके मसल्स को स्ट्रांग ही नहीं कर रहे हो तो वो अल्टीमेटली वो घिसना ही पड़ने वाला है, वो लाइफ टाइम घिसते रहेंगे, कितना गलत चीज हो जाएंगी वो, एंड उसके भी साइड इफेक्ट्स देखने मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे अभी SWD नाम से एक मशीन है हमारे पास, जो शॉर्ट वेव डायथर्मी फुल फॉर्म होता है उसका। अगर वो डोजेस अगर 7 डेज हो गए, 15 डेज हो गए, उसके ऊपर ले रहे तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें नहीं चाहिए ना कि अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं बट उसका साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए हमारी ही बॉडी के ऊपर जा रहा है। आप हमें इंटरप्ट नहीं कर रहा, हाँ। आपने ऑस्टियोपोरोसिस का Osteoporosis, ये yes. चीज एग्जैक्ट, क्योंकि आप यूज्ड टू है, हम नहीं आया। हाँ, मैं बता देता हूँ। आप ऑस्टियोपोरोसिस explain बेसिकली एक हड्डी होती है, ठीक है। अभी मेरी ये हड्डी है, ठीक है। अगर इसके बीच में थोड़े से पोर्स आने लग जाएंगे, ठीक है, तो वो चीज बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाएगी, टूटने के लिए इजी हो जाएगा, राइट। तो वो चीज हो जाती है, उसका साइड इफेक्ट ही है, राइट। SWD का साइड इफेक्ट होता है अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर लिया तो, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर इट। तो हमें डिपेंडेंट नहीं होना इलेक्ट्रोथेरेपी के ऊपर, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड अगर अक्यूट स्टेट में है तो डेफिनेटली यूज इट, क्योंकि वो एक हमारा ही टूल है। बट उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट होना दैट्स टोटली इनकरेक्ट, एंड बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट वो कर रहे हैं, एंड इट इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि पेशेंट को फिर ये लगता है कि फिजियोथेरेपी मतलब इलेक्ट्रोथेरेपी है, एंड फिर वो बाकी जगह जाएंगे। तो सिंपल है, अगर आप एक डॉक्टर हो, मैं एक डॉक्टर हूँ, आपके पास पेशेंट है और आपने इलेक्ट्रोथेरेपी लगाई, ठीक है, आपने दर्द कम कर दिया, वो घर चले गया, बट उसको बार बार दर्द आ रहा है तो वो सेकंड ओपिनियन के लिए मेरे पास आया और मैंने इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज नहीं किया, तो अल्टीमेटली मुझे तो क्वेश्चन करेगा ना। वहां पे जो इलेक्ट्रोथेरेपी लग रहा था जिसकी वजह से पैसिव ट्रीटमेंट की वजह से मुझे हेल्प मिली, बट आप तो मुझसे एक्सरसाइज करवा रहे हो जिसकी वजह से इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर ईच एंड एवरीवन टू कोप अप, राइट। क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ा सा एक्टिव अप्रोच होता है, पैसिव अप्रोच सबको अच्छा लगता है। अगर मैं भी आपको स्ट्रेच करके दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, आप खुद से स्ट्रेच करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा वो चीज, राइट। तो सबको पैसिव अप्रोच थोड़ा ज्यादा पसंद होता है, बट दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा उसको सेटल डाउन करना पड़ेगा ये चीज को अल्टीमेटली। सो इन दिस केस आप पेशेंट को एजुकेट कैसे करते हैं कि लाइक दैट प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने बचपन में सुना था कि मुझे घर में बताए थे कि एक डॉक्टर जो रहता है कभी दूसरे डॉक्टर की बुराई नहीं करता है। अगर हम जाके बताएंगे भी ना, नहीं वो डॉक्टर ने अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया, वो डॉक्टर बस नॉर्मल कुछ रिएक्शन देगा नहीं, सुनेगा बट अपने टॉपिक पे स्विच हो जाएगा। बराबर। तो जैसे आपने अभी कहा इलेक्ट्रो, आपने जो वर्ड कहा, इलेक्ट्रो, हाँ। हाँ, तो इसमें एक पेशेंट को रिलीफ मिल जा रहा है, यस। आपके पास पेशेंट आ रहा है, आपका अप्रोच कुछ और है, आप प्रॉपर वे से उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट उसको तो इंस्टेंट रिलीफ मिल नहीं रहा है, बराबर। तो उसका माइंडसेट से क्या रहेगा कि नहीं वो डॉक्टर ने ठीक किया था बट ये कर नहीं पा रहा है करके। तो इस वे में आप एजुकेट कैसे करते हैं? पेशेंट एजुकेशन इज पर्सनली दैट आई बिलीव इन, मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ उसके ऊपर। मैं पेशेंट के ज्यादा 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, पर मैं कभी भी जल्दी नहीं करना चाहूंगा। दिस इज वन ऑफ द थिंग, क्योंकि पेशेंट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड उसके साथ क्या हो रहा है, राइट। अगर पेशेंट को पता ही नहीं, मैंने उसको दे दिया कि शोल्डर पेन के लिए IFT लगा ले करके, बट उसको शोल्डर में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, ये चीज़ नहीं पता, तो ये चीज़ बहुत गलत होती है। दिस इज व्हाट आई फील। एंड अगर इस वे में मैं अभी एजुकेशन के ऊपर आता हूँ कि हम लोग कैसे काम करते हैं। अभी मैं मुंबई में था, हम लोग ऑलमोस्ट मशीन्स यूज नहीं करने के वहाँ पे, क्योंकि हम लोग एक्टिव अप्रोच के ऊपर ज्यादा फोकस रहता था हमारा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते थे हम लोग कि वी एजुकेट पेशेंट इन सच वे दैट जो उसमें कन्विंस हो जाए, वी हैव टू कन्विंस देम, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली अगर मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, मैं जैसे आपको ये एजुकेट कर रहा हूँ, अभी आप पेशेंट हो, आपके नी में पेन है, अगर मैं आपको कोई मशीन थेरेपी यूज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोथेरेपी यूज कर रहा हूँ वहाँ पे, आई एम जस्ट मास्किंग योर सिम्टम्स एज इन, मैं सिर्फ आपको तात्पुरता रिलीफ दे रहा हूँ वो दर्द से, ठीक है। बट दर्द इज नॉट द मेजर प्रॉब्लम ओवर देयर, उसका रूट कॉज अलग है, ठीक है। रूट कॉज हमें ढूंढना पड़ेगा उसको जड़ से उखाड़ने के लिए कि एग्जैक्टली क्यों हो रहा है वो, एंड हम लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे, ना कि आपके सिम्टम्स के ऊपर। अगर सिम्टम्स को कम करना है तो वी हैव डिफरेंट
थिंग्स ऑल्सो जिसकी वजह से हम लोग सिम्टम्स को कम कर सकते, जैसे कि एक आती है चीज़ जिसमें हम मैनिपुलेशंस करते हैं, ठीक है। तो मैनिपुलेशंस हो गया या फिर मोबिलाइजेशंस हो गया, उसके वजह से क्या होता है कि हम लोग दर्द कम कर लेते हैं, बट दिस इज ऑल्सो टेम्पररी थिंग। एक्सरसाइज इज द ओनली परमानेंट सोल्यूशन। तो वी हैव टू फोकस ऑन एक्सरसाइजेस एंड हम लोग इसी वे में उनको एजुकेट करना पड़ता है एंड सबको करना पड़ता है ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग एक माइंडसेट लेके आते हैं that अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हो तो इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटी लगने ही वाली है, इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटी एज मशीन लगने ही वाली है। तो हमें वो थोड़ा अल्टीमेटली चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली हम लोग लगाएंगे। आप अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हम क्यों हिचकिचाएंगे लगाने के लिए, बट अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली हम लोग फिर जो अप्रोच का आपको जरूरत है वो अप्रोच के ऊपर फोकस करा जाएगा। और मैनिपुलेशन इन द सेंस क्या होता है, क्योंकि हर चीज के कॉन्टेक्स्ट में मैनिपुलेशन का मीनिंग अलग होता है, राइट। इसमें मैनिपुलेशन का मतलब क्या हुआ एग्जैक्ट? मैनिपुलेशन एज इन अभी एक आपको कायरोप्रैक्टिस पता है? वो जो कायरोप्रैक्टिस हड्डियां हड्डी तोड़ते अगर हैं, हाँ। दैट इज मैनिपुलेशन, ठीक है। तो कायरोप्रैक्टिस इज वन ऑफ द वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक ओवर हियर, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू एड्रेस दैट, ठीक है। तो कायरोप्रैक्टिस इज वन ऑफ द मैनिपुलेशन। वो लोग देख रहे हैं कि आपका अलाइनमेंट कहीं ना कहीं पे बिगड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको बॉडी को कहीं ना कहीं पे हमें अलाइन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से वो लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, अगर मेरा स्पाइन हल्का सा आड़ा हुआ है, ठीक है, मैं अभी ये दिख रहा हूँ आपको, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि मेरे राइट साइड के फेसियल जॉइंट्स को ओपन करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वो आप उनके साथ सही है, ठीक है, बट अल्टीमेटली एक्सरसाइज इज द ओनली परमानेंट सोल्यूशन, कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली, क्योंकि ये चीज आपको परसिस्ट करेंगे, ये चीज से दर्द आपको रिलीफ मिल जाएगा, बट फॉर अ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, ठीक है। मेरे दोस्त है जिनको मैं उसको मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, मैंने इनको स्पाइन मैनिपुलेशन करके दिया हुआ है, गर्दन का, बैक का, अपर बैक का, तो ऑब्वियसली वो रिलीफ देता है, बट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक्सरसाइज इज द ओनली परमानेंट सोल्यूशन। अभी भी बोल रहा हूँ, आगे भी जाके सेम चीज बोलूंगा। ओके, हम उस चीज को ज्यादा डिस्कस नहीं करते, बट स्टिल आप बता सकते हैं कि लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कायरोपेट्रिक एंड फिजियोथेरेपिस्ट? ओके, सो देखिए, कायरोप्रैक्टिस जो होती है दैट इज बेसिकली हमारे ग्रेड्स होते हैं मोबिलाइजेशन के, ठीक है। देर आर 5 ग्रेड्स ऑफ इट, ठीक है, जिसमें लास्ट ग्रेड इज HVLA, हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट, ठीक है। तो जिसमें HVLA जो होता है दैट इज मैनिपुलेशन, जिसमें एक छोटे से एम्पलीट्यूड में हमें हाई वेलोसिटी पे थ्रस्ट देना, ठीक है। जैसे आपने वीडियो देखा होगा, कोई पेशेंट लेटा हुआ है, उसको स्पाइन को एक यहाँ से पकड़ रहे, यहाँ से पकड़ रहे, एक हल्के से स्लैक रिमूव करेंगे, एक एक हल्का सा इतने ही पोजीशन में उसको हाई वेलोसिटी पे जम से फोर्स लगाना है, दैट इज मैनिपुलेशन बेसिकली। एक बहुत क्रूड एग्जांपल है, मैनिपुलेशन इज नॉट जस्ट कायरोप्रैक्टिस, ओके, उसमें बहुत कुछ आता है। तो ऐसे चलता है, एंड फिजियोथेरेपिस्ट इज मेजरली HVLA को फॉलो करते हैं, बट जब रिक्वायरमेंट रहेंगे तभी, बाकी हर जगह नहीं करते हैं। एक माइंडसेट होता है लोगों का कि गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर वहां से पास हो रहे, पहली बात तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में लगना बोलते काफी बड़ी बात होती है, और अगर लग गए वहां से पास आउट हो रहे हैं तो आपकी लाइफ सेट है। इस बात पे आप कितना लाइट स्पॉटलाइट पुट अप करना चाहेंगे? मैंने मेरा UG प्राइवेट से किया हुआ है एंड मैंने मेरा PG गवर्नमेंट से किया हुआ है, तो आई हैव एक्सपीरियंस बोथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नमेंट के बाद निकलने के बाद आपका लाइफ सेट हो जाएगा करके, मेरा अब तक नहीं हुआ है। तो बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे ही जो अभी भी कर रहे हैं, दे आर नॉट स्ट्रगलिंग, दे आर असली काम कर रहे हैं, काम मिलता है, ऐसा ही नहीं मिलता है करके। बट वहाँ पे एक गवर्नमेंट का फायदा ऐसा हो जाता है कि जो आपको पेशेंट एक्सपोजर है, अभी पेशेंट की गर्दी इतनी हो जाती है कि हमें ऑब्वियसली देखना ही पड़ेगा अगर पेशेंट आ रहा है तो हमारे पास। तो अगर ज्यादा पेशेंट देखेंगे उतना ज्यादा अपना प्रैक्टिस होगा, जितना प्रैक्टिस अपना होगा उतना हम आउटकम इजीली दे पाएंगे, क्योंकि हम उतना सीख पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाद निकल गए तो फिर एकदम सेट हो गया करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक जो मैंने पर्सनल ऑब्जर्व किया है, बुरा मत मानिएगा इस बात का, ओके ओके। कि लोग ये सोचते हैं कि जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, डेंटिस्ट हो गया, लाइक लोग डॉक्टर उसी को मानते हैं जो इंजेक्शन देता है और जो कान में, मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लगा के चेक, स्टेटस्कोप वो लगा के चेक करते हैं, ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। पर अगर कोई डेंटिस्ट चेक कर रहा है या फिर कोई फिजियोथेरेपिस्ट कर रहा है, लोग बोलते हैं वो बस नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं, बट दे डोंट ट्रीट देम एज अ डॉक्टर।
इसके पीछे का लॉजिक ऐसा क्यों आया है मार्केट में, लोगों के पीछे की साइकोलॉजी क्यों है इस बारे को लेके? अगर लोगों ने उनके ट्रीटमेंट के ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया होता एंड डॉक्टर टाइटल के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होता तो ये क्वेश्चन कभी अराइज ही नहीं होता, बट ऑब्वियसली सब लोग ये सोचते ही रहते हैं। तो आई रियली डोंट नो, ऐसा नहीं है कि स्टेथोस्कोप हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हमें भी यूज़ करना पड़ता है। जो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी करते हैं उनमें यूज़ करना पड़ता है। बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, डेंटिस्ट लोग एक्सरेज निकालते हैं, तो दे हैव उनका डिफरेंट प्रोफेशन, ठीक है, हमारा अपना डिफरेंट प्रोफेशन है, सबका अपना अपना रोल है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर अपना अपना रोल सब लोग सही से कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन डॉक्टर लगे या ना लगे, इनसिक्योरिटी के ऊपर बात होनी ही नहीं चाहिए। अगर मेरे से पेशेंट ठीक हो रहा है, वो मान रहा है डॉक्टर हो तो हो, नहीं हो तो ठीक है, नो वरीज विद दैट। वो खुश होके जाना चाहिए, वो सेटिस्फाइड रहना चाहिए कि मैंने उसको सही ट्रीटमेंट दिया है। दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स। ये डॉक्टर टाइटल वगैरह इट इज मतलब ठीक है, ये चलते रहेगा। अभी बहुत लोग होते हैं जिनका माइंडसेट हम लोग नहीं कर सकते चेंज, एंड क्यों मेहनत करें जो नहीं कर सकते हैं? हम लोग उन पे मेहनत करेंगे जिनका माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। हमें उनको बता सकते हैं कि वी आर ऑल्सो, हमने भी हमारे 4.5 साल दिए हुए, हमने भी 2 साल उसके बाद दिया हुआ है। 2 साल भी तब दिए हुए जब हमने प्रिपेयर किया है, राइट। हम लोगों ने ऐसी कोई भी कॉलेजेस से पीजी नहीं कर लिया है। अगर हम लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेज से पीजी कर रहे हैं या फिर कोई भी प्राइवेट कॉलेज, अच्छे कॉलेज से पीजी कर रहे हैं, तो फिर हमने मेहनत की है उसके पीछे। एंड जो प्रेशर पीजी लाइफ का होता है, it is very very much pressurized, मतलब we feel very very much pressurized over there कि हमें पेशेंट्स भी देखने हैं, हमें उसमें पढ़ना भी पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई नया केस आ गया, ठीक है, नया केस जनरली एज इट कोई रेयर केस आ गया, ठीक है, नया केस ऐसा इससे होता नहीं है। अगर कोई रेयर केस आ गया तो हमें उसके रिगार्डिंग ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली पेपर लिखने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें उसको ठीक करने के लिए पढ़ना है, ठीक है। ये एक चीज़ तो हमें कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहना पड़ता है, हमें कॉन्स्टेंटली पेशेंट्स ठीक करने पड़ते हैं। हमें खुद का एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए अगर काम बाहर कर रहे हैं तो वो भी मैनेज करना पड़ेगा। प्लस थेसिस, थेसिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स फॉर ईच एंड एवरी रेसिडेंट्स जो भी प्रॉब्लम देख रहे हैं। क्योंकि हमें इंडिया में रिसर्च के ऊपर इतना फोकस नहीं सिखाया जाता है कि कैसे चलता है रिसर्च। तो अगर हम लोगों को वो एक चीज़ एक्सपोजर मिल जाता तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता वो चीज़। दिस इज फर्स्ट थिंग। एंड रिसर्च इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट एनीवन कैन डू, ठीक है। बट हम लोगों को इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम लोगों को ऊपर वो थोपा जा रहा है कि तुम्हें करना ही करना है करके। अगर हम लोगों को बाय इंटरेस्ट बोला गया होता कि ये सीख लो, अगर तुम्हें इंटरेस्ट होगा तो बिल्कुल कर सकते हो, इसके एड ऑन प्रॉफिट्स रहेंगे करके, तो फिर वो सबके लिए बहुत ईजी हो जाता सीखने के लिए, राइट। तो वो जो प्रेशर होता है पीजी वाला, तो इट इज़ वेरी वेरी मच। तो ये प्रेशर को छोड़ के हम लोग, वो डॉक्टर दे बोल रहा है नहीं बोल रहा है, इसके ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया होगा बहुत लोगों ने। बट स्टिल बहुत सारे डिबेट्स होते रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप पेशेंट का माइंडसेट चेंज कर सकते हो तो गो फॉर इट। इफ आपको नहीं लग रहा है तो फिर प्लीज डोंट वेस्ट योर एनर्जी। क्या मतलब है एनर्जी वेस्ट करके? अगर नहीं सुनने वाला सामने वाला तो छोड़ दो। नहीं मानना है डॉक्टर, मत मानने दो, वो ठीक हो रहा है ना, वो मैटर करता है वहाँ पे। दैट्स द ओनली थिंग। और आप एज अ हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ व्यू आप ये बता सकते हैं कि एक फिजियोथेरेपिस्ट का एक डिसीजन मेकिंग रोल किस लेवल तक होता है? क्योंकि एक हॉस्पिटल है, वो आप एन नंबर ऑफ डॉक्टर होते हैं, हर डॉक्टर का एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, हर एक उसकी एक्सपर्टीज होती है कि पर्टिकुलरली वो इस जगह पे डिसीजन ले सकता है या नहीं ले सकता है। उस बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो फिजियोथेरेपिस्ट कितना पावर होल्ड करते हैं डिसीजन मेकिंग रोल्स का? या फिर शायद से मेरा क्वेश्चन गलत होगा, आप आई टोटली गेट इट, नो वरीज। ओके सो पावर होल्ड करने की बात है तो जनरली पेशेंट को ध्यान में रख के होता है। मैंने कोई जनरली टीयर 2 सिटीज़ में ये चीज़ नहीं ऑब्जर्व होते हुए देखी है, ठीक है। अभी हम लोग नागपुर में रहते हैं विच इज़ टीयर 2 सिटी। मैंने नहीं देखा हुआ है कि फिजियोथेरेपिस्ट को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पजेज। बट जब मैं मुंबई में था, व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग इन मुंबई, जब मैं मेरी कॉलेज में प्रैक्टिस करता था, या फिर मैं टीएनएमसी नायर में था मुंबई में, या फिर केईएम हॉस्पिटल विच इज़ वेरी वेरी रिनाउंड, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। अगर कोई एक रेयर केस आ गई, जैसे समझो कि एक्स पेशेंट है, ठीक है, उसको कोई डिजीज है, तो सब लोगों का ओपिनियन लिया जाता है एक
बहुत सारा सब लोग बैठेंगे पहले, उसके ऊपर डिस्कशन होगा कि इसका अभी क्या प्रोग्नोसिस हो सकता है, इसको हम लोग कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ट्रीटमेंट को। अगर सब लोगों के वहाँ पे ओपिनियन होता है, फिर अल्टीमेटली एक डिसीजन आता है उसका। तो ठीक है, तो एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं कि समझो कि किसी को एक फ्रैक्चर हो गया है, उसके गोल्स के हिसाब से भी फिर फिजियोथेरेपिस्ट को पूछा जाएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे फॉलो होती है, जो मुंबई में देखी है मैं, विच इज़ अ टीयर 1 सिटीज़। बाकी के टीयर 1 सिटीज़ में भी होपफुली ये फॉलो होता होगा, ठीक है। जो मैंने देखा है मैं वो बता रहा हूँ, बट टीयर 2 सिटीज़ में आई हैवंट सीन ऐसा कुछ होता है। तो वहाँ पे जैसे नागपुर है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर इट इज़ ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। एंड वहाँ पे अगर देखोगे तो वहाँ पे रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। अगर आप गलत भी होंगे तो फिर वो आपको डिनाई करेंगे, बट इन अ प्रॉपर वे, राइट। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है कर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं डिनाई करते हैं। एक तरीका होता है डिनाई करने का भी, तो वहाँ पे कुछ चीज फॉलो होती है, विच इज वेरी वेरी गुड। और बिहाइंड द कैमरा आपने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि लाइक कुछ इंसाइट्स आप हमें बताने वाले हैं रिलेटेड टू दिस फील्ड, तो आप बताना चाहेंगे उस बारे में? फर्स्ट पॉइंट इज फिजियोथेरेपी फील्स ऑप्शनल टू वेरी वेरी मच पीपल। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि फिजियोथेरेपी एक ऑप्शनल है, मतलब करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फर्स्टली अगर आपको एक एग्जांपल दूं, मैं 2-3 एग्जांपल दे दूंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा उससे। कार्डियो रेस्पिरेटरी कोई सीएबीजी कंडीशन, ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, ठीक है। अगर वो सेम पेशेंट 6 महीने में ठीक हो रहा है, अगर वो ग्रेडेड लेवल पे एक्सरसाइज करेगा किसी के सुपरविजन में, कोई कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर में, तो वो सेम पेशेंट 2 महीने में रिकवर कर सकता है। वो 4 महीने क्यों वेस्ट करे उसके लाइफ का? उसको फाइनेंशियल बर्डन आने वाला है 4 महीने में, उसको सोशल बर्डन आने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर दिमाग में है कि ओपन हार्ट सर्जरी हुई, बाहर जाना बंद हो जाएगा, ठीक है, बाहर जाना कम हो जाएगा, अल्टीमेटली फैमिली को अफेक्ट करता है वो चीज, फाइनेंशियली काम बंद हो जाता है, हेवी वर्क नहीं कर पाएंगे। उससे बेटर है ना कि 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में रिकवरी करो, बाकी के 3-4 महीने जो है वो स्पेयर करो और अपना काम करो उसमें, राइट। तो ये चीज होती है, तो इट इज नॉट वेरी मच ऑप्शनल, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अदर एग्जाम्पल इज, मेरे पापा का एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मेरे पापा का हाथ पूरा फोल्ड नहीं होता है, ठीक है। वो अगर ये राइट हैंड यहाँ तक है तो लेफ्ट हैंड यहीं तक है, ठीक है। स्ट्रेट भी पूरा नहीं होता है, इतना होता है, ये राइट हैंड स्ट्रेट हो रहा है, लेफ्ट हैंड इतना ही रहता है। तो ये चीज पहले हो चुकी है। अभी मैं फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था तभी, आई वॉज नॉट इन मेडिकल फील्ड ऑल्सो, जब उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ था तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया, राइट। अगर मेरे फैमिली में ही ऐसे है तो बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, राइट, जो हाँ चल लेगा, काम चल जाता है हमारा, नहीं कर पाते। बट जो आप लेवल ऑफ फ्रीडम एक्सपेक्ट करोगे फिर वो इस पे, अगर मैं इतने ही हाथ पे फंक्शन कर रहा हूँ, जो आधा हाथ है मेरा भाई, राइट, फंक्शनल मूवमेंट कंप्लीट नहीं है मेरी वहां पे, तो कहीं ना कहीं पे रेस्ट्रिक्शन आएगा बराबर। अभी मेरे पापा के एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अभी उन्हें एक्सरसाइज करवा रहा, ठीक है, मेरे मम्मी पापा को, विच इज वेरी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी वन। तो उनको पुशअप्स करने नहीं आ पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग कि उनका हाथ पूरा का पूरा एक्सटेंड नहीं हो रहा है। एंड अभी उसको अराउंड 10 से 12 साल हो गए, अभी तो वो जुड़ गया है एकदम से, अभी उसको कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उसको स्ट्रेट करना है, फोल्ड करना है, ऑपरेट करवाना पड़ेगा। उससे तो बेटर है ना कि हम लोग पहले ही ध्यान दे दे, बाद में ये क्रॉनिक कंडीशन होने से अच्छा है, राइट। तो हम लोगों को ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी। सो यस, फिजियोथेरेपी इज नॉट वेरी मच ऑप्शनल। प्लस फिजियोथेरेपी को बहुत लोग एज ए लग्जरी ट्रीटमेंट कंसिडर करते हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। ठीक है, आई अग्री कि पैसा लगता है, आई टोटली अग्री, ज्यादा टाइम तक पैसा देना पड़ता है, बट इट इज नॉट अ लग्जरी ट्रीटमेंट, ये एक नेसेसिटी है, ठीक है। क्योंकि आपके डे टू डे एक्टिविटीज, अगर किसी का एसीएल का ऑपरेशन हुआ है, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, एसीएल एक लिगामेंट होता है हमारे नी में, ठीक है, जो स्टेबिलिटी के लिए हेल्प करता है, सिंपल भाषा में स्टेबलाइज करेगा आपके नी जॉइंट को, एक लिगामेंट है। तो अगर उसका लिगामेंट का ऑपरेशन हो गया है एंड उसने फिजियोथेरेपी कराई, बट उसने पूरी भी नहीं कराई, आधी करा के छोड़ दिया उसने, ठीक है। वी हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स लाइक दैट, बहुत लोग होते हैं। तो उसे हर पॉइंट में लाइफ में उसके दिमाग पे रहेगा कि मेरे ये नी पे कुछ ना कुछ तो है ऑफ, समथिंग इज नॉट राइट। तो ये फीलिंग से तो बेटर है ना, करवा लो फिजियोथेरेपी, राइट। तो लग्जरी ट्रीटमेंट नहीं है, इट इज नेसेसिटी। यस, अफोर्डिंग थोड़ा सा मैन थोड़ा डिफिकल्ट जाता है कि जो भी रूरल पॉपुलेशन है उनके लिए अफोर्डिंग नहीं हो पाता है ये चीज। तो बट कहीं ना कहीं पे इसका सोल्यूशन निकलेगा, हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे जिसकी वजह से उनको भी अफोर्ड हो जाए वो चीज, जो दोनों भी सस्टेन कर पाए, वो लोग भी हम भी, कहीं ना कहीं पे हो जाए ना चीज, बट इट विल रिक्वायर टाइम। तो इट इज नेसेसिटी, नॉट अ लग्जरी ट्रीटमेंट।
एंड व्हाट एडिशनल थिंग यू कुड शेयर, लाइक पॉइंट वन आपने बता दिया, पॉइंट टू बता दिया आपने। बेसिकली जो मैंने आपको बताया था कि माल प्रैक्टिस हो रही है करके, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज माल प्रैक्टिसेस का फाइन हो रहा है अराउंड 50,000, पेनल्टी है उसकी, ठीक है। बट पेनल्टी कब है, जब पकड़ेंगे तब ना। अगर पकड़ ही नहीं रहे हैं, वो लोग ध्यान में ही नहीं आ रहे, तो फिर क्या पेनल्टी का मतलब है, राइट। तो उसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं हम लोग, जो भी अथॉराइज पर्सन है, ठीक है। मेरे पास फिलहाल पावर नहीं है, ठीक है। अगर पावर रहती तो ऑब्वियसली, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो पावर में अथॉरिटी का वाला काम, तो फिर मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को डैमेज कर रहा हूँ, मैं मेरे खुद के प्रोफेशन को डैमेज कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी के लोग वो प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड मेरे ही प्रोफेशन वाले पीछे रह रहे हैं, राइट। तो 50,000 पेनल्टी वाला तब जब करेंगे जब पकड़ा जाएगा, तो पकड़ना इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, माल प्रैक्टिस जितने भी हो रहे हैं। तो दिस इज वन थिंग। एंड अच्छा, मैंने एक इंस्टाग्राम पे देखा था कि लाइक फिजियोथेरेपिस्ट जो ट्रीटमेंट करते हैं, मोस्टली जो डॉक्टर्स रहते हैं काफ़ी बल्की रहते हैं। तो मतलब एक बॉडी बिल्डिंग से हम कंपेयर कर सकते हैं उनको बॉडी बिल्डर से। तो इस फील्ड में जो फीमेल्स डॉक्टर होती है, वो तो उतने बल्की नहीं होते, तो वो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? लाइक दिस इज जस्ट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द इंस्टाग्राम, बट ग्राउंड रियलिटी क्या होती है? ग्राउंड रियलिटी इज बेसिकली, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखते हो दैट इज नॉट वेरी वेरी रियल, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड वन इज, हमारी फील्ड ही फीमेल डोमिनेंट फील्ड है। तो अगर आप देखोगे, मैं मेरा एग्जांपल बोलता हूँ, हम लोग 50 थे, उसमें से 6 लड़के थे हम, बाकी सब फीमेल्स थी। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बल्कि होते हैं या फिर वो कैसे मैनेज करते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टेक्निक, ठीक है। इफ़ उनको प्रॉपर टेक्निक पता है, इफ़ हमें प्रॉपर टेक्निक पता है, तो हम लोग प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे उसे। इफ़ वो प्रॉपर टेक्निक जानती है और मैं प्रॉपर टेक्निक नहीं जानता हूँ, तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके कंपैरिजन में, राइट। तो फिर वहाँ पे मैं गलत ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, एंड दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, पैसिव स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें फोर्स थोड़ा सा लगता है बट टेक्निक ज़्यादा मैटर करती है। अगर सेम चीज़ टेक्निक उनको आती है तो वो बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि आजकल सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड फीमेल स्पेशली बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा कोई भी लिमिटेशंस नहीं है उनको जो restriction ला रहे हैं, फर्स्ट थिंग। आफ्टर दैट, हाँ ना, नाउ और एक चीज, अगर आप अगर खुद का ब्रेन यूज कर सकते हो, तो इट इज नॉट रियली नेसेसरी ऑल्सो कि आपको टेक्निक भी ये रहनी चाहिए, राइट। आपको प्रॉपरली यूज करना है आपका माइंड, जिसकी वजह से आप एक्टिव एक्सरसाइजेस के थ्रू भी ये सब चीजें करवा सकते हो, ठीक है। अगर मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया एक पेशेंट को मेरे प्रॉपरली कि ये वे में आपको स्ट्रेच करना है, उसको मैंने सामने करवाया, रिपीटेशन परफॉर्म करवाए, उसके माइंड में वो माइंड मसल कनेक्शन डेवलप करने का ट्राई किया, धीरे धीरे करके जितना रेपिटेशन परफॉर्म करेंगे उतना बेटर हो जाएगा उसके लिए। तो उस वे में हम लोग एक्टिवली बिना हाथ लगाए भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एम वर्किंग इन टेली रिहेबिलिटेशन राइट नाउ, मतलब मेरा काम ऑनलाइन चल रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो मैं ऑनलाइन कंसल्ट कर रहा हूँ, मैं तो हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ, जिसमें एक हमारी फील्ड ही ऐसे डोमिनेटेड है कि जिसमें हाथ लगाना पड़ता है मेजरली। बट मैं फ्रॉम लास्ट वेरी वेरी मच टाइम मैं हाथ ही नहीं लगा रहा हूँ पेशेंट्स को। दैट डजेंट मीन पेशेंट्स ठीक नहीं हो रहे, राइट। तो पेशेंट्स ठीक होते हैं, वो हमें प्रॉपरली यूज करना है। हमें बहुत, भगवान ने बहुत ब्रेन सही बनाया हुआ है हमारा, तो हमें उसके हिसाब से उसे यूज करना है। एंड अगर टेक्निक्स प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो बहुत जरूरी नहीं होती है कि हमें ज्यादा फोर्स यूटिलाइज करना पड़ेगा। सो यस, फीमेल्स कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इन दिस फील्ड, तो मतलब ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है उन्हें भी। थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। लाइक इन टर्म्स ऑफ फिजियोथेरेपी हमें जो चीज़ें पता नहीं थी, लाइक यू आर इनटू दैट फील्ड, आपको पता है, बट एज अ कॉमन पर्सन हम बस क्लिनिक देखते हैं और ये समझते कि बस यहाँ पे हाथ पैर दर्द हो रहा है, ठीक होता है। राइट। तो आपने इस चीज़ को प्रॉपरली ब्रेक करके अच्छे से बताया हमें। एंड अबाउट दैट आपने ये भी बताया कि लाइक व्हाट नॉर्म्स या फिर लॉ जो फॉलो हो रहे हैं। इसके अलावा वीडियो खत्म करने से पहले, अगर आप कोई अगर एक चीज चेंज करना चाहेंगे इंडिया में इन टर्म्स ऑफ फिजियोथेरेपी, वो चीज क्या होगी? इन टर्म्स ऑफ फिजियोथेरेपी एक चीज, दो तीन चीजें बोलना चाहूंगा मैं। तो आई बेसिकली स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि अभी जो हो रहा है उससे हम कुछ नहीं कर सकते, बट आगे हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रह सकते हैं, जिसकी वजह से आगे के जनरेशन्स को फेस ना करना पड़े। सो हम लोगों को प्रॉपरली इनडिस्क्रिमिनेशन चाहिए, मतलब बेसिकली सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग।
इक्वल पे, नॉट इक्वल पे एज इन, बट जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसका प्रॉपर पेमेंट आना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट थिंग, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. सेकेंड वन इज रिसर्चेज इंक्लूड करने चाहिए, बिकॉज अभी ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का जमाना आ गया है. एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मेजरली डिपेंड्स ऑन योर रिसर्चेस, ठीक है. एंड जितने भी लोग अभी ये पॉडकास्ट देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट होंगे उसमें से, उनको पता है उन्होंने रिसर्च कैसा किया हुआ है करके, ठीक है. तो बहुत शिद्दत से नहीं फॉलो करते हैं हम लोग. तो अगर हमें थोड़ा सा बचपन से एज इन फर्स्ट ईयर से, सॉरी बचपन से नहीं, फर्स्ट ईयर से हमें थोड़ा सा अगर बता देंगे वो लोग कि प्रॉपरली कैसे इंडल्ज होना है रिसर्च में, दैट विल बी वेरी वेरी मच बेनिफिशियल. अभी ये महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी ने, विच इज एमयूएचएस, उन्होंने लॉ मतलब फर्स्ट ईयर से लेके आए हैं कि रिसर्च इंक्लूड कर दिया है, विच इज वेरी वेरी गुड. ऐसा बाकी के भी यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च प्लेज वन ऑफ द मेजर रोल इन अपग्रेडेशन ऑफ आवर. हमको खुद को अगर अपग्रेड करना है तो हमें रिसर्च फॉलो करना पड़ेगा. दिस इज वन थिंग. एंड यस, दैट्स इट. मैं ये एक दो चीज़ें हैं जो इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल अगर इजी हो जाएगा हमारे लिए, अगर ये दो तीन चीज़ें चेंज हो जाएगी तो. एंड यस, एवरीथिंग इज ऑल राइट, बहुत अच्छा चल रहा है. फिजियोथेरेपी प्रोफेशन इज गोइंग वेरी गुड, अवेयरनेस आ रहा है. और एक चीज़, अगर अवेयरनेस फर्स्ट ईयर से आ जाए सब लोगों में, एंड पेशेंट्स में भी अवेयरनेस आ जाए, तो दैट विल बी वेरी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी वन. हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए भी, मतलब आपके लिए पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि गले तक पानी आने के बाद हम लोग ऊपर नहीं आ सकते हैं, राइट. जब तक पानी आ रहा है तब तक वो से ठीक करेंगे तो बेटर हो जाएगा. एंड यस, तो इसके ऊपर थोड़ा काम अगर कर लेंगे तो वो बेटर हो जाता है सबके लिए, पेशेंट्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी, एंड सबके लिए इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल, स्टूडेंट्स के लिए भी मेजरली.